हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे एलडीसी की सीरीज़ चल रही है। तो ये जो साइंस की क्लासेस चल रही है, ये सिर्फ एलडीसी से रिलेटेड ही नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये कंटेंट उनमें भी काम आएगा। जो मैं कंटेंट रीड करवा रही हूँ वो एक डीप कंटेंट है। इसमें से लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस बने थे और इसमें से अभी भी क्वेश्चन बनेंगे। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो उठा के देखेंगे वो इसी कंटेंट में से आपको मिलेंगे। तो और जितने भी कंटेंट है उसको लेने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी किसी जीव, उसके निवास तथा प्रकृति के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन वैज्ञानिक हीकल ने किया। इनके अनुसार इकोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द आइकोस से बना है, जिसका तात्पर्य जीव का आवास स्थल या रहने का स्थान है। अतः इसके अनुसार जीव के आवास स्थल व उसके प्रकृति के साथ संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी में निम्न घटक पाए जाते हैं। व्यष्टि। एकल पारिस्थितिकी तंत्र व्यष्टि का निर्माण करते हैं, जैसे नर मादा। नोट, जन्म लेना, मृत्यु होना, नर मादा आदि व्यष्टि के गुण हैं। समष्टि। एक ही जाति के जीवों का समूह समष्टि कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शेर आदि। नोट, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, घनत्व, आप्रवासन, उत्प्रवासन आदि समष्टि के गुण हैं। आप्रवासन किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समयावधि में आने वाले जीव जातियों की संख्या अप्रवासन कहते हैं। उत्प्रवासन किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समयावधि के दौरान जाने वाले जीवों की संख्या उत्प्रवासन कहलाती है। अतः जन्म दर व आप्रवासन समष्टि घनत्व को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जबकि मृत्यु दर व उत्प्रवासन समष्टि के घनत्व को कम करते हैं। समुदाय। अलग अलग जातियों के जीवों के समूह को समुदाय कहा जाता है, जैसे जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान आदि। जीवोम। अलग अलग समुदाय मिलकर जीवों का निर्माण करते हैं, जैसे वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, हॉटस्पॉट क्षेत्र आदि। पारिस्थितिकी तंत्र या इको सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेस्ले ने किया। उन्होंने बताया कि किसी जीव की कार्यप्रणाली को वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारक प्रभावित करते हैं, जिसको सम्मिलित रूप से पारितंत्र कहा जाता है। ओडम के अनुसार पारितंत्र वातावरण की वह आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक तथा अजैविक कारक एक दूसरे पर प्रभाव डालते हुए पारस्परिक क्रिया से ऊर्जा तथा रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह से वातावरण की कार्यात्मक गतिशीलता को बनाए रखते हैं। इसलिए इसे ओडम को पारितंत्र का पिता कहा जाता है। पारितंत्र के घटक। अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं: जलवायु गिबीय, स्थलाकृतिक कारक, मृदा कारक। जैविक घटक भी 3 प्रकार के होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जैविक कारक। उत्पादक किसी पारितंत्र के वे घटक जो ऊर्जा के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। किसी स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक का कार्य पादप करते हैं, जबकि किसी जलीय पारितंत्र में उत्पादक का कार्य प्राणी प्लवक या पादप प्लवक करते हैं। जैविक कारण। उत्पादक किसी पारितंत्र के वे घटक जो ऊर्जा के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। किसी स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक का कार्य पादप करते हैं, जबकि किसी जलीय पारितंत्र में उत्पादक का कार्य प्राणी प्लवक या पादप प्लवक करते हैं। उपभोक्ता पारितंत्र के वे घटक जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता पारितंत्र के वे घटक जो प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा हेतु उत्पादक पर निर्भर करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये हमेशा शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता पारितंत्र के वे घटक जो अप्रत्यक्ष रूप से
उत्पादक पर निर्भर करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। वे हमेशा सर्वाहारी होते हैं। पारितंत्र में इन्हें प्राथमिक मांसभक्षी कहा जाता है। तृतीय उपभोक्ता। पारितंत्र के वे घटक जो ऊर्जा हेतु प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक व प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। पारितंत्र में इन्हें द्वितीयक मांसभक्षी कहा जाता है। ये शीर्ष उपभोक्ता होते हैं जो हमेशा मांसाहारी होते हैं। घास उत्पादक, कीट प्राथमिक उत्पादक, मेंढक द्वितीयक उत्पादक, सांप तृतीयक उत्पादक, बाज चतुर्थ उत्पादक। अपघटक। पारितंत्र के वे घटक जो पारितंत्र में होने वाली अपघटन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अपघटक या अपरदहारी कहलाते हैं। उदाहरण केंचुआ, जीवाणु, कवक आदि। अजैविक कारक घटक। फर्स्ट है जलवायु कारक, जिसमें आता है तापमान, प्रकाश, वायु, आर्द्रता, वर्षा। फिर है स्थलाकृति कारक, स्थल की संरचना, जल। फिर है मृदा कारक, मृदा का संगठन। क्वेश्चन आएगा, निम्न में से पारितंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? जैसे शैवाल, जीवाणु, मानव, जल। इसका ऑप्शन होगा जल। पारितंत्र की प्रक्रिया। पारितंत्र में निम्न क्रियाएं क्रम से होती है। पहला अपघटन, उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र। अपघटन मृदा में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। जो जीव इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अपघटक या अपरदहारी कहते हैं। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल आदि तथा प्राणियों के मृत अवशेष इस प्रक्रिया के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अपरद कहा जाता है। ये प्रक्रिया 5 चरणों में होती है: खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूम संभव, खनिजीभवन। पहला है खंडन। इस चरण में अपरदों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ना कहा जाता है। निक्षालन। इस चरण में अपरद से प्राप्त जल विलेय अकार्बनिक तत्व मृदा में प्रवेश कर लेता है तथा अनुपलब्ध लवण के स्थान पर जमा हो जाता है। तीसरा अपचयन। इस चरण में कवकीय व जीवाणुवीय एंजाइमों की सहायता से सरल अकार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है। ह्यूमस भवन। इस चरण के दौरान मृदा में एक गहरे रंग के क्रिस्टली रहित तत्व का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमस कहा जाता है। इस ह्यूमस में सूक्ष्म जीवों के प्रति उच्च प्रतिरोधकता पाई जाती है। खनिजीभवन। ह्यूमस के दौरान खनिज तत्वों का निर्माण होता है जो मृदा में मुक्त कर दिए जाते हैं। नोट: अपघटन की प्रक्रिया जलवायु तथा अपरद के संगठन पर निर्भर करती है। यदि अपरदन काइटिन व लिग्निन से युक्त है तो अपघटन की प्रक्रिया धीमी गति से होती है तथा यदि अपरद नाइट्रोजन व जल विलेय पदार्थ जैसे चीनी से युक्त है तो अपघटन की प्रक्रिया तेज गति से होती है। गर्म व आर्द्र वातावरण अपघटन की प्रक्रिया को तेज कर देता है, जबकि निम्न ताप व अवायवीय वातावरण अपघटन की प्रक्रिया को धीमी कर देता है। सेकंड है उत्पादकता। किसी पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता के द्वारा निर्मित ऊर्जा का मान उत्पादकता कहलाती है। इसकी इकाई kcal-2 ईयर होती है। यह 2 प्रकार की होती है। प्राथमिक उत्पादकता। किसी पारितंत्र में उत्पादकों द्वारा निर्मित होने वाली ऊर्जा प्राथमिक उत्पादक कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता GPP, ग्रॉस प्रायोरिटी प्रोडक्शन या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। किसी पारितंत्र में पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मित होने वाली सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। सेकंड, नेट प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी
प्रोडक्शन किसी पारित तंत्र में पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मित हुई ऊर्जा में से श्वसन में उपयोग होने वाली ऊर्जा की मात्रा को घटा दिया जाए तो शेष बची ऊर्जा नेट प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। इसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी कहते हैं। GPP माइनस R इजिकल टू NPP। R मीन्स श्वसन प्रक्रिया में उपयोग की गई ऊर्जा। द्वितीयक उत्पादकता किसी पारित तंत्र में उपभोक्ता के द्वारा निर्मित होने वाली ऊर्जा की मात्रा द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। थर्ड है ऊर्जा प्रवाह, जिसमें फर्स्ट आता है पोषण स्तर। पारित तंत्र का प्रत्येक घटक ऊर्जा के कुछ मान को संचित करता है जिसे पोषण स्तर कहा जाता है। उत्पादक के द्वारा प्राथमिक पोषण स्तर का प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा द्वितीय पोषण स्तर का द्वितीय उपभोक्ता द्वारा तृतीय पोषण स्तर का तृतीय उपभोक्ता द्वारा चतुर्थ पोषण स्तर का निर्माण होता है। पादप प्लंक्टन उत्पादक प्राथमिक पोषण स्तर। पादप जैसे मर्ग, भेड़िया और फिर भेड़िया शेर को खाता है। पादप प्लंक्टन में छोटी मछली, बड़ी मछली, फिर मत्स्य पक्षी। उत्पादक में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक पोषण स्तर में द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर और चतुर्थ पोषण स्तर। पारितंत्र में ऊर्जा का ये प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। पारितंत्र में ऊर्जा हमेशा निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर प्रवाहित होती है। सभी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा उस पोषण स्तर के द्वारा उपयोग कर ली जाती है। प्राणी प्लंगन में 500 कैल्शियम जो छोटी मछली खाती है उसे मिलता है 15% कैल्शियम। बड़ी मछली को मिलता है 50 कैल्शियम। फिर मत्स्य पक्षी को मिलता है 5 कैल्शियम। निम्न पारितंत्र घास कीट मेंढक को सांप और सांप को बाज खाता है। घास द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 0.01 कैल्शियम ऊर्जा बनाई जाती है। वे शेष पोषण स्तर ऊर्जा का मान क्या होगा, तो हम इसका 10% कर देंगे। खाद्य श्रृंखला प्रकृति में उपस्थित सभी पारितंत्र सूर्य के प्रकाश का 50% भाग ही उपयोग में लेते हैं। शेष सूर्य का प्रकाश प्रकृति की अन्य क्रियाओं में काम आता है। पादप परितंत्र में उपयोग होने वाले सूर्य के प्रकाश के 50% भाग में से केवल 2 से 10% भाग ही उपयोग प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण के रूप में का प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग करते हैं। पारितंत्र का प्रत्येक पोषी स्तर ऊर्जा हेतु अपने में से निम्न पोषी स्तर पर निर्भर करता है, जिससे एक श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। प्रकृति में उपस्थित अधिकांश पारितंत्रों में से 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। पहली होती है चारण खाद्य श्रृंखला। ये खाद्य श्रृंखला जो उत्पादक से प्रारंभ होकर उपभोक्ता से होते हुए तृतीय उपभोक्ता पर समाप्त होती है, चारण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इस खाद्य श्रृंखला में अपघटन की प्रक्रिया नहीं होती है, अतः जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चारण खाद्य श्रृंखला से होता है। इस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा कम प्रभावित होती है। सेकंड है अपवृद्ध खाद्य श्रृंखला। ये खाद्य श्रृंखला अपघटन से प्रारंभ होकर उत्पादक से होती हुई तृतीय उपभोक्ता पर समाप्त होती है। इस खाद्य श्रृंखला में अपघटन की प्रक्रिया होती है। स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अपवृद्ध खाद्य श्रृंखला द्वारा होता है। इस खाद्य श्रृंखला में मृत पोषी जीवों को शामिल किया जाता है जो मृत पदार्थों से ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसलिए इस खाद्य श्रृंखला को मृत पोषी खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। इस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा अधिक प्रभावित होती है। खाद्य जाल
जब पारितंत्र में अधिक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ने लगे तो इसे खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखला में किसी भी पोषी स्तर को ऊर्जा के लिए एक से अधिक मिलते हैं, जिसके कारण ऊर्जा का उपयोग खाद्य श्रृंखला जाल से कम होता है। पारितंत्र की ऊर्जा समाप्त नहीं होती है, अतः जिस खाद्य श्रृंखला में अधिक खाद्य श्रृंखलाएं सम्मिलित होती है वह खाद्य जाल अधिक स्थायी होगा। खाद्य जाल में अपघटक को शामिल नहीं किया जाता है। पारितंत्र के पिरामिड। पारितंत्र में 3 प्रकार के पिरामिड बनाए जाते हैं: ऊर्जा का पिरामिड, जैव संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड। प्रत्येक पिरामिड 2 प्रकार के उल्टे तथा सीधे प्राप्त होते हैं। पिरामिड के आधार भाग में प्रथम पोषी स्तर या उत्पादक को रखा जाता है तथा पिरामिड के शीर्ष भाग में चतुर्थ पोषी स्तर तथा तृतीय उपभोक्ताओं का रखा जाता है। अपघटक को पिरामिड में सम्मिलित नहीं किया जाता है, अतः इसे पिरामिड में किसी भी भाग में नहीं रखा जाता। यदि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पे ऊर्जा या जैव भार या जैव संख्या का मान बढ़ता है तो पिरामिड उल्टा प्राप्त होगा। यदि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर ऊर्जा या जैव भार या जैव संख्या का मान घटता है तो पिरामिड सीधा प्राप्त होगा। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे प्राप्त होते हैं क्योंकि ऊर्जा का मान प्रत्येक पोषी स्तर पर घटता है। झील तालाब का पारितंत्र। प्राणी परवलक, छोटी मछली, बड़ी मछली, मत्स्य भक्षी। झील या तालाब के पारितंत्र एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर संख्या कम हो रही है तथा भार में वृद्धि हो रही है, इसलिए झील या तालाब के पारितंत्र का जैव संख्या का पिरामिड सीधा तथा जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड और जैव संख्या का पिरामिड सीधा और जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। वृक्ष का पारितंत्र। संख्या में वृद्धि हो रही है, जैव संख्या का पिरामिड उल्टा। भार में कमी हो रही है, जैव भार का पिरामिड सीधा। वृक्ष के पारितंत्र में हमेशा इसका जैव संख्या का पिरामिड उल्टा होगा और भार का सीधा होगा। झील या तालाब में जैव संख्या का पिरामिड सीधा होगा और भार में उल्टा होगा, लेकिन ऊर्जा में हर तरह वो सीधा ही होगा। वृक्ष के पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर जैव में वृद्धि होती है जबकि जैव भार में कमी होती है। वृक्ष के पारितंत्र का जैव संख्या का पिरामिड उल्टा तथा जैव भार का पिरामिड सीधा प्राप्त होता है। पोषक स्तर। पारितंत्र में उपस्थित किसी रासायनिक तत्व या यौगिक का पारितंत्र के विभिन्न घटकों में चक्रीय रूप से क्रियाशील रहना पोषक चक्र कहलाता है। इस प्रक्रिया में जीव तथा मृदा शामिल होती है तथा इनमें रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसलिए इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला गैसीय चक्र। जिस रासायनिक तत्व की क्रियाशीलता के लिए वायु की आवश्यकता होती है उसे गैसीय चक्र कहा जाता है। जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। सेकंड अवसादी चक्र। वे रासायनिक तत्व जिनकी क्रियाशीलता के लिए वायु की आवश्यकता नहीं होती अवसादी चक्र कहलाती है। सल्फर चक्र, गंधक चक्र, सेकंड फास्फोरस चक्र। नेक्स्ट टॉपिक इस रासायनिक अभिक्रिया। जिन यौगिकों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें अभिकारक या क्रियाकारक कहा जाता है। अभिक्रिया की समाप्ति होने पर प्राप्त होने वाले यौगिक उत्पाद कहलाते हैं। N2+3S2 = 2HNS3। अणुओं की संख्या। अभिकारक N2S2 उत्पाद NS3। अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता उत्पादक की सांद्रता से अधिक होती है, जबकि अभिक्रिया के अंत में उत्पाद की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता से अधिक होती है। सांद्रता प्रारंभिक
इजिकल टू अभिकारक ज़्यादा होगा उत्पाद से। सांद्रता अंतिम में उत्पाद ज़्यादा होगा अभिकारक से। निम्न अभिक्रिया के लिए सांद्रता संबंधी कौन सा विकल्प सही है? N2 + 3H2 = 2NH3। सांद्रता प्रारंभिक NH3 ज़्यादा है N2 + H2 से। सांद्रता साम्य NH3 = N2H2। अंतिम में उत्पाद N2H2 ज़्यादा है NH3 से। जैसे जैसे अभिक्रिया प्रारंभ होती है अभिकारक की सांद्रता कम होने लगती है, जबकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ने लगती है। अभिक्रिया की जिस अवस्था पर अभिकारकों के बदलने की दर तथा उत्पाद के बदलने की दर बराबर होती है, उस अवस्था को साम्यावस्था कहा जाता है। साम्यावस्था उत्पाद के बदलने की दर = अभिकारक के बदलने की दर। अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने के लिए जिस तत्व या यौगिक को मिलाया जाता है उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। फर्स्ट है कीनेन, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को सड़ाया अथवा गलाया जाता है, जैसे गोबर गैस का निर्माण, खाद्य का निर्माण, अचार का निर्माण, शराब का निर्माण। सेकंड दहन, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को जलाने पर CO2 गैस मुक्त होती है, दहन कहलाता है। उदाहरण कोयले को जलाना, लकड़ी को जलाना, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, CNG आदि को जलाना, पादपों के अपशिष्ट को जलाना, प्राणियों के अपशिष्ट को जलाना, पादप तथा जंतु में होने वाले शोषण, कागज व प्लास्टिक को जलाना। थर्ड है गलन व गलना, किसी ठोस को द्रव में बदलना गलन कहलाता है। जिस तापमान पर यह प्रक्रिया होती है उसे गलना कहा जाता है। उदाहरण बर्फ को पानी में बदलना। फोर्थ है वाष्पन, किसी द्रव को गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। उदाहरण पानी को भाप में बदलना। फिर है क्वथन व क्वथनांक, किसी ठोस को द्रव में बदल के भाप में बदलना क्वथन कहलाता है तथा जिस ताप पे वह प्रक्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। उदाहरण बर्फ को पानी में बदल के भाप में बदलना। फिर है ऊर्ध्वपातन, किसी ठोस को गर्म करने पे वह बिना द्रव में बदले सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण कपूर को गर्म करना और नौशेदार NH4Cl को गर्म करना। निक्षेपण, किसी गैस को बिना द्रव में बदले ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। उदाहरण नमक का निर्माण, ठोस CO2 का निर्माण, कपूर के वाष्प का संघनन। फिर है संघनन, किसी गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, जैसे भाप का पानी में बदलना। फिर है पिंडन व हिमांक, किसी द्रव का ठोस में बदलना पिंडन कहलाता है। जिस ताप पे प्रक्रिया होती है उसे हिमांक कहा जाता है, जैसे पानी का बर्फ में बदलना। ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। ठोस को हम द्रव में बदलते हैं फिर गैस में बदलते हैं, तो द्रव में जो बदलता है उसे गलन कहते हैं। फिर द्रव का गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है, लेकिन फिर गैस को हम द्रव में बदलते हैं वो संघनन, और द्रव को ठोस में बदलना पिंडन कहलाता है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम्पल देके कि कौन सा निक्षेपण है, कौन सा संघनन है, कौन सा पिंडन है। फिर योगज योगात्मक संयोजन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों के जुड़ने से एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे 2Na सोडियम प्लस क्लोराइड = 2NaCl, H2 + Cl = 2HCl, Pv + O2 PbO2, NH3 + HCl NH4Cl। विसंयोजन अपघटन प्रक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया होने के पश्चात दो या दो से अधिक सरल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। जैसे 2MgCl को तोड़ने पे 2Mg + 2Cl2, 2NH3 को तोड़ने पे N2 + 3H2, 2HCl को तोड़ने पे H2 + Cl2
और 2O3 को तोड़ने पे 2O2 प्लस O प्लस O। यह भी 3 प्रकार की होती है। पहले तापीय अपघटन। यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पे 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो उसे तापीय अपघटन कहा जाता है। जैसे 2PnO3 को तापीय करने पे जो त्रिभुज का निशान है ये ताप का निशान है। 2PbO2 प्लस 4NO2 बनता है। फिर है विद्युतीय अपघटन। जब किसी यौगिक की द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित कर उसे 2 या 2 से अधिक उत्पादों में तोड़ा जाए तो इसे विद्युतीय अपघटन कहा जाता है। 2NaCl को विद्युत धारा से करने पर 2Na प्लस Cl2 मिलता है। फिर है प्रकाशीय अपघटन। जब किसी यौगिक की गैस अवस्था में सूर्य के प्रकाश को प्रचारित कर उसे 2 या 2 से अधिक उत्पादों में तोड़ा जाए तो उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जैसे 2O3 को 2O2 प्लस O2 में करा जाए। फिर है विस्थापन प्रक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों का एक आयन प्रस्तापित हो जाता है विस्थापन प्रक्रिया कहलाता है। जैसे Zn प्लस H2SO4, इसमें ZnSO4 के साथ अभिक्रिया करता है और H2 को अलग कर देता है। ZnSO4 प्लस Cu, इसमें CuSO4 को करके Zn को अलग कर देता है। फिर है द्विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियाओं के 2 आयन एक दूसरे से प्रतिस्थापन हो द्विस्थापन कहलाते हैं। जैसे AgNO3 प्लस KCl है तो AgCl के साथ संयोजन करता है और NO3 K के साथ संयोजन करता है। BaCl2 प्लस ZnSO4 तो BaSO4 के साथ और ZnCl2 के साथ अभिक्रिया करता है। फिर है BaCl2 प्लस Na2SO4, BaSO4 के साथ और 2NaCl के साथ अभिक्रिया करता है। फिर आता है ऑक्सीकरण। किसी अभिक्रिया में यदि इलेक्ट्रॉनिक का त्याग हो रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक की कमी हो रही हो तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण की पहचान। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण जुड़ रही हो तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक का तो त्याग होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक की कमी होती है और ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ता है। जैसे 2O2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2O3। यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन का या त्याग हो रहा हो तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का तो जुड़ाव होता है लेकिन हाइड्रोजन का त्याग होता है, इसके साथ इसमें से इलेक्ट्रॉनिक का भी त्याग होता है। 2HCl इज इक्वल टू Cl2 प्लस H2। यदि किसी अभिक्रिया में धनावेश में वृद्धि हो रही हो तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे Mn प्लस इज इक्वल टू Mn प्लस 2। यदि किसी अभिक्रिया में ऋणावेश की कमी हो रही हो तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहता है। Cl माइनस इज इक्वल टू Cl। तो ये जो आगे के टॉपिक है हम ये इन्हें आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया वाला टॉपिक है, उसके बाद हम प्रकाश वाले टॉपिक पे जाएंगे। धन्यवाद।